देन आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट। तो नेगोशिएशन सेक्शन 14, एंडोर्समेंट सेक्शन 15। नेगोशिएशन सेक्शन 14 एंड एंडोर्समेंट सेक्शन 15 में डिफाइंड है। बिल ऑफ एक्सचेंज कहां पर डिफाइंड है? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 5 में डिफाइंड है। चेक जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 6 में डिफाइंड है। प्रोमिसरी नोट कौन से में डिफाइंड है? तो ये है डिफाइंड अंडर सेक्शन 4। तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 4, 5, 6 याद रख लीजिए। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है। तो यहां पर चेक है, चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जिसमें केस में ड्रॉई जो रहेगा वो हमेशा हमेशा बैंक ही रहेगा। ओके, तो 4, 5, 6 को याद रख लीजिए कि यहां पर इनके सेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता, तो यहां पर इसे भी याद रखिए। फर्दर हमने किया था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की थी। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? जल्दी से बता दीजिए। जो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रॉपरली फिल्ड इन नहीं है, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 20। जो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 20, वो सेक्शन 20 में डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग नेगोशिएशन। नेगोशिएशन सेक्शन 14 में डिफाइंड है। नेगोशिएशन का मतलब क्या रहता है? लाइकवाइज जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमने देना है किसी कंसीडरेशन के लिए, ताकि जो ट्रांसफरी है यानी कि जिसके नाम में इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया गया है वो उस अमाउंट को क्लेम कर पाए, वो उस अमाउंट को क्लेम कर पाए। लाइकवाइज पर्सन ए ने यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया है पर्सन बी को, अब आपस में इनका कोई लेन देन हुआ था तो इसने यहां पर इंस्ट्रूमेंट इसको दे दिया, इसने पर्सन ए ने पर्सन बी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं ट्रांसफरर। जिस पर्सन ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफरर हो गया, एंड जिस पर्सन के नाम में ट्रांसफर किया गया इंस्ट्रूमेंट वो हो गया यहां पर ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी जो है जो भी अमाउंट का इंस्ट्रूमेंट था उसे क्लेम कर पाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी से इट नेगोशिएशन। वी से इट नेगोशिएशन, एंड नेगोशिएशन इज डन बाय वर्च्यू ऑफ एंडोर्समेंट। नेगोशिएशन किस तरह से होती है? एंडोर्समेंट के थ्रू होती है। सो एंडोर्समेंट इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करना है उसके लिए आपको एंडोर्समेंट करनी होगी बाय द मेकर और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन कौन कर सकता है? या तो मेकर कर सकता है या फिर होल्डर इन ड्यू होल्डर कर सकता है, क्योंकि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स यहां पर बेसिकली एंडोर्स कर देगा तो वो खुद क्या बन जाएगा? होल्डर बन जाएगा, क्योंकि उसके पास तो इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी सेड ओवर हियर कि जो एंडोर्समेंट है दैट इज आइदर डन बाय द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बाय द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो होल्डर या फिर जो मेकर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए क्या करता है? एंडोर्समेंट करता है उसके फेस के ऊपर या फिर जो बैक साइड है उसके इंस्ट्रूमेंट की उसके ऊपर साइन करते हुए। एंड फर्दर एंडोर्समेंट जो है वो कितनी भी बार की जा सकती है। अगर आप कहें कि चेक के पीछे तो लिमिटेड सी यहां पर स्पेस है, आप तो ज्यादा बार कर ही नहीं सकते हैं, वो तो लिमिटेड है, तो उसके केस में आप यहां पर साथ में एक अलग से पेपर स्लिप लगा देते हैं, एंड वी से इट अलॉन्ज। उसे क्या कहते हैं हम? अलॉन्ज कहते हैं। अलॉन्ज को यहां पर साथ में पिनअप कर दिया जाता है, एंड दैट मेक्स इट कि एक वैलिड एंडोर्समेंट है वो की गई है। सो लेकिन जो एंडोर्समेंट्स हैं दोज शुड बी रेगुलर। रेगुलर का हमारा मतलब है कि अगर पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, पर्सन ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, तो इसने साइन कर दिए, लेकिन इसने साइन नहीं किए, तो क्या ये रेगुलर हुआ? नहीं, ये रेगुलर नहीं हुआ। अगर इसने भी साइन किए होंगे एंड ये प्रेजेंट करता है तो उसके केस में रेगुलर होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर पेइंग बैंक के केस में देखा था। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या क्या एस्पेक्ट है इनके बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो एंडोर्स किए जा सकते हैं, चेक को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, प्रोमिसरी नोट को एंडोर्स किया जा सकता है। कौन एंडोर्स कर सकता है? होल्डर या फिर मेकर। होल्डर या फिर मेकर जो है वो एंडोर्स कर सकता है। नंबर ऑफ एंडोर्समेंट की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है,
कितनी भी बार आप यहां पर एंडोर्समेंट कर सकते हैं। क्या माइनर एंडोर्स कर सकता है? बिल्कुल। जो सेक्शन 26 है वो बना ही माइनर के लिए। माइनर ड्रॉ भी कर सकता है, माइनर एंडोर्स भी कर सकता है, माइनर नेगोशिएट भी कर सकता है। सो माइनर जो है उसे यहां पर अलाउ किया गया, चाहे वो एक मेजर नहीं है, यानी कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर सभी पार्टीज को बाइंड कर लेता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ। लाइकवाइज पर्सन ए के पास एक चेक था, पर्सन ए ने चेक दे दिया पर्सन बी को जो कि एक माइनर है, पर्सन बी ने दे दिया सी को, एंडोर्स कर दिया, पर्सन सी ने कर दिया डी को। अब जब ये चेक प्रेजेंट किया गया वो डिसऑनर हो गया, चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो उसके केस में जो डी है वो पिछली सभी पार्टीज को क्या कर सकता है? यहां पर सू कर सकता है इन हिज ऑन नेम, क्योंकि डी क्या है? यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब इस चीज का पता लग गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां होल्डर में डिफरेंस क्या होता है? डी क्या है? यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब जो पर्सन डी है ये किसी भी पार्टीज को यहां पर पीछे कर सकता है, लेकिन क्या वो माइनर को यहां पर धकेल पाएगा बीच में? माइनर को सू कर पाएगा? नहीं। माइनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टीज को वो यहां पर बीच में लेकर आ सकता है, लेकिन माइनर की कोई भी जिम्मेदारी यहां पर नहीं बनेगी। ओके, लेकिन वो यहां पर क्या रहेगा? सेक्शन 26 के अंडर, एनआई एक्ट का जो सेक्शन 26 है उसके अंडर यहां पर माइनर जो है इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर क्या रहती है? क्या लायबिलिटी है ड्रॉर की? रिगार्डिंग की मान लीजिए पर्सन ए ने तो दिया था पर्सन बी को एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसको इसने एक्सेप्ट करके दे दिया पर्सन ए ने, तो यहां पर मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, सिंपली समझ लीजिए कि जो डी है, जो बी है यहां पर, वो क्या है यहां पर? डेट इज अ ड्रॉई। पर्सन जो यहां पर बी है वो क्या है? यहां पर ड्रॉई है। ठीक है, ये चीज यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए, पर्सन ए ड्रॉर है। पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन सी को, पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन सी को। ठीक है, तो अगर इन केस यहां पर चेक जो है वो डिसऑनर होता है तो क्या ए की लायबिलिटी रहेगी? बिल्कुल, ए की लायबिलिटी भी रहेगी, लेकिन बकायदा इसको यहां पर जो डिसऑनर का नोटिस है वो सर्व किया गया हो। डिसऑनर का जो नोटिस है वो इसे सर्व किया गया हो एंड यहां फिर इसने नोटिस को एक्सेप्ट किया गया हो डिसऑनर का, उसके केस में यहां पर ये भी लायबल रहेगा। यानी कि जो ड्रॉर है जिसने इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है चाहे चेक है, तो ड्रॉर भी लायबल रहेगा, ड्रॉर भी लायबल रहेगा। बिल्कुल, माइनर जो है सभी पार्टीज को बाउंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अगर माइनर जो है उसको सू नहीं किया जा सकता, लेकिन माइनर जो है दूसरों को सू कर सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर, यानी कि ड्रॉई की क्या लायबिलिटी है? ड्रॉई की क्या लायबिलिटी है? देखिए, ड्रॉई ने तो यहां पर अपने हाथ जकड़ कर दे दिए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है इंस्ट्रूमेंट को। ड्रॉई ने तो यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम चेक की बात करते हैं तो उसके केस में, चेक के केस में जो ड्रॉई है वो बैंक है, तो उसकी तो स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो वो तो मना कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की भी बात करते हैं तो वहां पर भी जो ड्रॉई है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। जो ड्रॉई है या फिर जिसको हम एक्सेप्टर कहते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो बाउंड है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने पे करना ही करना है, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर जो भी अकॉर्डिंग टू अपरेंट टेनर है, ठीक है, जिसके हिसाब से उसने एक्सेप्टेंस की है उस इंस्ट्रूमेंट की, उसके हिसाब से उसे पेमेंट भी करनी होगी। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द सेक्शन 35 रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। अब एंडोर्सर कौन पर्सन होता है? हमने ऑलरेडी एग्जांपल की थी ना। लाइकवाइज पर्सन ए है यहां पर ड्रॉर, पर्सन बी है यहां पर ड्रॉई, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज यहां पर एक्सेप्ट करके दे दिया, पर्सन सी को इसने यहां पर दे दिया एंड पर्सन सी ने यहां पर पर्सन डी को दे दिया। तो यहां पर पर्सन ए ने पहले एंडोर्स किया पर्सन सी के नाम में, पर्सन ए ने पहले एंडोर्स किया पर्सन सी के नाम में एंड फर्दर पर्सन सी ने फर्दर एंडोर्स कर दिया पर्सन डी के नाम में। तो सी क्या है यहां पर? एंडोर्सर है। सी क्या है यहां पर? एंडोर्सर है। एंड डी क्या है यहां पर? एंडोर्सी, जिसके नाम में एंडोर्समेंट की गई है। डी क्या है यहां पर? एंडोर्सी हो गया। इज इट क्लियर? तो अगर यहां पर ये जो इंस्ट्रूमेंट था अगर ये डिसऑनर हो जाता है, इसने प्रेजेंट किया ये डिसऑनर हो गया, तो यहां पर डी तो पिछली सभी पार्टीज को कर सकता है ना, तो एंडोर्सर की लायबिलिटी भी तो उतनी ही है। अगर उसने अपने आप को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया सेंस रिकॉर्ड्स के केस में, तो भी तो उसकी लायबिलिटी तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द एंडोर्सर। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड। अगर तो देखिए एक्सप्रेसिवली जो इंटरेस्ट रेट है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो पे किया जाना है,
इंटरेस्ट रेट जो भी पे किया जाना, मान लीजिए जितने टाइम के लिए आपने क्रेडिट दिया है, अगर उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, फिर तो उतना ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अदरवाइज अगर स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी रेट स्पेसिफाइड नहीं है, उसके केस में 18% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अदरवाइज 18% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स। अब बिल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो प्लेस के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से, नेचर के हिसाब से या फिर बिल टाइप के हिसाब से रहती है। रिगार्डिंग की प्लेस के हिसाब से देखें तो इनलैंड बिल्स, फॉरेन बिल्स होते हैं। पीरियड के हिसाब से डिमांड बिल्स, यूसेंस बिल्स हैं। नेचर के हिसाब से देखें तो क्लीन बिल्स या डॉक्यूमेंट्री बिल्स हैं, ट्रेड बिल्स एंड अकोमोडेशन बिल्स हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर टाइप रहते हैं। सो इनलैंड बिल्स जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 एंड जो फॉरेन बिल्स हैं वो डिफाइंड है सेक्शन 12 में। तो इनको याद रखने की इतना जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनलैंड बिल क्या होता है एंड आपके पास जो फॉरेन बिल है वो क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही करवा देता हूँ, ज्यादा बेटर वे में आप समझ पाएंगे, ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। लाइकवाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इनलैंड बिल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज में दो चीजें शामिल रहती हैं। पहली चीज तो ये है कि जो ड्रॉ किया जाएगा, इस तरह का जो बिल है वो ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि जो मेकिंग की जाएगी, मेकर होगा जो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, इंडिया में ही होगा पर्सन। कहां पर होगा, इंडिया में ही होगा पर्सन। लेटर से वो पर्सन है पंजाब से, लेटर से वो पर्सन है कहां से, पंजाब से वो पर्सन है। ठीक है, जिसने यहां पर बिल को क्या किया है, ड्रॉ किया गया है। सो वी से इट की ड्रॉर जो है बिल का, या फिर जिसे हम मेकर कह लेंगे। ठीक है, तो जो ड्रॉर है वो कहां पर है, वो यहां पर इंडिया का ही पर्सन है, इंडिया में ही है। ठीक है, यानी कि ड्रॉ जो किया गया है वो इंडिया में ही किया गया। फर्दर जो पेएबल है, जो पेएबल है वो या तो इंडिया में ही इंडियन पर्सन के द्वारा है या फिर इंडिया में ही किसी फॉरेनर पर्सन के द्वारा है। यानी कि जो इसकी पेमेंट होगी, मान लीजिए वो हुई दिल्ली में, वो हुई दिल्ली में, वो यहां तो कोई इंडियन पर्सन ही कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई फॉरेनर पर्सन कर रहा है। या तो कोई दिल्ली में कोई इंडियन पर्सन ही कर रहा है या फिर कोई फॉरेनर पर्सन कर रहा है। इज इट क्लियर? तो पहला सिनेरियो क्या कहता है कि जो यहां पर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो ड्रॉ तो इंडिया में ही किया जाएगा। पेमेंट जो है वो या तो इंडिया में इंडियन पर्सन के द्वारा की जा रही है या फिर इंडिया में फॉरेन पर्सन के द्वारा पेबल है वो। ठीक है, यानी कि जो ड्रॉई है वो या तो इंडिया में इंडियन ही है या फिर इंडिया में फॉरेनर है। दूसरा जो सिनेरियो है कि वो यहां पर ड्रॉ तो यहां पर इंडिया में ही किया गया, ड्रॉर तो यहां पर इंडिया में ही है, लेकिन जो पेएबल है दैट इज आउटसाइड, यानी कि वो बाहर किसी इंडियन के द्वारा पेएबल है। दूसरा सिनेरियो, यहां पर फर्स्ट नंबर लिख देता हूं। सेकंड सिनेरियो इट सेज कि बाहर यानी कि फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में इंडियन के द्वारा वो क्या है, पेएबल है। ठीक है, तो इन दोनों सिनेरियो में हम क्या कहते हैं, वी से देम इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। चीज क्लियर होगी? यहां देखिए दोनों सिनेरियो में इंग्लैंड के केस में बिल तो यहां इंडिया में ही ड्रा हुआ। कहां ड्रा हुआ, इंडिया में ही ड्रा हुआ। सिर्फ और सिर्फ पेएबिलिटी की बात आती है, या तो जो बिल है वो आपका इंडिया में इंडियन के द्वारा पेएबल है या इंडिया में फॉरेनर के द्वारा पेएबल है या फिर फॉरेन कंट्री में इंडियन के द्वारा पेएबल है। तो उन कंडीशन में जो बिल होता है उसे हम इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, उसे हम इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा जो यहां पर कंपोनेंट आता है दैट इज रिगार्डिंग द फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, that is regarding the foreign bills। तो फॉरेन बिल्स किसे कहेंगे? अब फॉरेन बिल के केस में दो सिनेरियो हैं। यहां पर है हमारे पास ड्रॉर की बात, यानी कि जो ड्रॉ किया जाएगा, वी से इट ड्रॉन इन। यहां तो हम कह रहे हैं यहां पर इंडिया में ड्रॉ किया गया है, इंडिया में ड्रॉ किया गया है एंड पेएबल किसके द्वारा है, ये पहला सिनेरियो, इंडिया में ड्रॉ किया गया है, पेएबल है फॉरेनर के द्वारा, पेएबल है फॉरेनर के द्वारा, फॉरेन कंट्री में, फॉरेनर के द्वारा फॉरेन कंट्री में पेएबल है। पहली कंडीशन ये हो गई। ओके, दूसरी जो कंडीशन है दैट इज रिगार्डिंग कि फॉरेन कंट्री में ही ड्रॉ किया गया है, फॉरेन कंट्री में ही ड्रॉ किया गया है एंड फर्दर पेएबल है किसके द्वारा, पेएबल बाय रेजिडेंट इन इंडिया, पेएबल बाय रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो इंडियन रेजिडेंट है, इंडिया में ही इंडियन रेजिडेंट के द्वारा यहां पर पेएबल है।
तो उसे भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम फॉरेन बिल कहेंगे। ये कंडीशन क्लियर होगी। तो यहां पर फॉरेन बिल के केस में दो कंडीशंस हैं। पहली चीज है कि इंडिया में ड्रॉ किया गया है, पेएबल है फॉरेनर के द्वारा फॉरेन कंट्री में, या फिर फॉरेन कंट्री में ड्रॉ किया गया है, इंडिया में पेएबल है इंडियन रेजिडेंट के द्वारा। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, वी सेट फॉरेन बिल्स। तो क्लोजेस हैं, इनको दोबारा से बाद में आप रिपीट कर लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो फॉरेन बिल भी ऑलरेडी कवर हो गया। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डिमांड बिल्स एंड यूसेंस बिल्स। डिमांड बिल क्या रहता है, जब मैं डिमांड करूंगा तो पैसे पे करने पड़ेंगे, सिंपल सी चीज। अब यहां पर ए है ड्रॉर एंड बी है ड्रॉ, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया इसने एक्सेप्ट कर लिया, सी को पेमेंट करनी थी एंड पेएबल थी ऑन डिमांड, पेएबल थी ऑन डिमांड, यानी कि जैसे ही पैसा डिमांड किया जाएगा, जब भी ये प्रेजेंट कर देगा इसको पे करने के लिए, इसको पे करना पड़ेगा, ही इज बाउंड टू पे ऑन डिमांड, यानी कि ऑन प्रेजेंटेशन यहां पर एक्सेप्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हम साइट एलसी की बात करते हैं, जैसे हमने साइट एलसी की बात की, साइट बिल की बात की, वो सभी क्या है, वो भी तो डिमांड बेस पर ही है, वो भी तो डिमांड बेस पर ही है, ठीक है। तो उसे ही हम कहते हैं क्या, डिमांड बिल कहते हैं। डिमांड बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड एंड नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड देयरिन, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई टाइम स्पेसिफिकली आपने मेंशन नहीं किया कि पेमेंट कब होगी। डिमांड बिल का मतलब ही क्या है, साइट बिल जब भी बिल पेश किया, द एक्सेप्टर इज बाउंड टू पे, द एक्सेप्टर इज बाउंड टू पे ऑन प्रेजेंटेशन, दैट इज अ डिमांड बिल। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द यूसेंस बिल। यूसेंस का मतलब ही रहता है टाइम डाल दो, यूसेंस का मतलब ही क्या रहता है, टाइम डाल दो। यूसेंस के केस में आप कहते हैं कि साथ के साथ पेमेंट तो करनी नहीं है। लाइकवाइज पर्सन ए ने यहां पर जो कि ड्रॉर है एक बिल दिया बी को, बी ने पे करना था सी को। अब बिल का टाइमिंग था 3 महीने का, बिल का टाइमिंग क्या था 3 महीने का। अब ये था ना, सी 3 महीने से पहले चला जाएगा, बी पे करेगा नहीं, क्योंकि बी के ऊपर ऑब्लिगेशन कब है, 3 महीने कंप्लीट होने के बाद बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसने पेमेंट करनी है, सी को, ठीक है। उससे पहले इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है ही नहीं है, यानी कि जब भी ड्यू डेट आएगी, जब भी ड्यू डेट होगी, तो ड्यू डेट के ऊपर इसके ऊपर ऑब्लिगेशन बनेगी बी के ऊपर, किसने, सी को पे करना है, इसने सी को पे करना है। यूसेंस बिल इज अ बिल पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, यानी कि डिमांड के ऊपर पेएबल नहीं होगा, एक टाइम पीरियड स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, एंड फर्दर उसके हिसाब से जो वैल्यू पे की जानी थी वो यहां पर वैल्यू उस टाइम पीरियड की ड्यू डेट के ऊपर पे की जाएगी। सो यूसेंस बिल्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज बिल पेएबल आफ्टर साइट, यानी कि आपने बिल तो दे दिया, लेकिन जब यहां पर पेएबिलिटी की क्लॉज बनेगी तभी पेमेंट जो है वो की जाएगी। इज इट क्लियर? In these kinds of bills, the drawer draws a bill of exchange, specifies the time on it, and further present the bill to acceptance. एक बार acceptance हो गई यहां पर B के द्वारा, C ने कह दिया कि B ने कह दिया 3 महीने बाद मैं पैसे दे दूंगा। 3 महीने के बाद जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज वापस से प्रेजेंट किया जाएगा B के सामने, तो B को यहां पर पेमेंट करनी होगी। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग द यूसेंस बिल। आफ्टर दैट इट इज रिगार्डिंग अ क्लीन बिल एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। अब क्लीन बिल क्या होता है? क्लीन बिल मतलब अकेला अकेला एक बिल, खाली एक बिल वो दे देना, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लीन बिल। अ क्लीन बिल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स साथ में नहीं है, सिर्फ एक अकेला बिल ही दिया गया, उसे हम कहते हैं क्लीन बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या रहता है? जहां पर जैसे हमने एलसी के केस में बात की थी, जैसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या रहता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में आप यहां पर अगर यूसेंस एलसी है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं यूसेंस एलसी की, तो यूसेंस एलसी के केस में जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस, इनवॉइस, ये वो, बिल ऑफ लेडिंग, वो तो दिए जाएंगे, ठीक है। साथ की साथ यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे एक्सेप्ट किया गया था वो भी था, ठीक है। तो उसके केस में यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड भी तो है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग था उसके केस में, बिल ऑफ लेडिंग भी तो था उसके केस में, यानी कि जो नेगोशिएशन बैंक होगा उसका राइट यहां पर बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर भी तो बनता है। अगर उसने नेगोशिएशन यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर की है तो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर भी उसका राइट बनता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डॉक्यूमेंट्री बिल कहते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री बिल। जैसे लॉरी रिसिप्ट हो गई, रेलवे रिसिप्ट हो गई, वेयर हाउस रिसिप्ट हो गई, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एयरवे बिल हो गया। तो these are examples of documents of title to goods. These are examples of document to title of goods.